तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने गुरु कृपा क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने अभी तक कुछ वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें हमने सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट और इसी तरह की अन्य एग्जाम्स जैसे रीट लेवल की हो गई, फर्स्ट ग्रेड हो गई, ठीक है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनके लिए हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, और साथ ही साथ बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर्स, ठीक है। आप लोगों के लिए जहां तक हो सक रहा है वहां तक हम कंप्लीट आपके लिए लेक्चर्स लेकर के आ रहे हैं, और आप लोगों को आई होप पिछले कुछ लेक्चर्स पसंद भी आए होंगे। तो चलो आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हमने शुरू किया था लेक्चर एनिमल टेक्सोनोमी, जी जंतु जगत का वर्गीकरण से, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। तो हम पढ़ रहे थे जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण। पिछली क्लास में हमने देखे थे कि कुछ आधार देखे थे इनके वर्गीकरण के, जैसे कि हमने देखा था कोशिका के आधार पे, या मतलब उनके संगठन के आधार पर, ठीक है, कोशिकीय है, उत्तक के लेवल का है, या फिर अंग स्तर का है, या अंग तंत्र स्तर का है। फिर बाद में हमने कुछ लेवल देखे थे, जैसे कि सम्मिति का आधार अरीय था, असम्मित था, या फिर द्विपार्श्व सम्मित था। फिर हमने जनन के आधार पर देखा था अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। पाचन देखा था पूर्ण है या अपूर्ण है, और इसी प्रकार से हमने देहगुआ के आधार पर देखा था, खंडी भवन के आधार पर देखा था, ठीक है। तो वो तो हमने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, सामान्य क्या है और क्या नहीं। फिर हमने इनकी क्लासेस को देखा था, संघ को देखा था, ठीक है। संघ की बात करें तो पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, उसके बाद में प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, जिसमें कॉर्डेटा में फिर 5 वर्ग आते हैं, मछली वर्ग, पीसीज। उसके बाद में बात करते हैं हम सरीसृप आ जाता है, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद में एम्फीबियंस, उभयचर, पक्षी वर्ग आ जाता है, एवीज, ठीक है, और फाइनल आता है मैमल्स, स्तनधारी, जिसमें सबसे विकसित प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे एक एक करके संघ से। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं कौन सा, यहां पर हम देखेंगे आज पोरिफेरा। पोरिफेरा संघ, ठीक है। पोरिफेरा संघ की हम बात करेंगे तो पोरिफेरा संघ में देखो, सबसे पहले हम बोलेंगे कि इसमें किस चीज का अध्ययन होता है, ठीक है। तो पोरिफेरा संघ के जंतुओं में मैंने बताया था हम सामान्यतः अध्ययन करते हैं स्पंज का। तो इसमें आते हैं सामान्यतः स्पंज, ठीक है, इसमें आते हैं सामान्यतः स्पंज। फिर हम बात करते हैं स्पंज का जो अध्ययन होता है, तो स्पंज का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्पंज क्या कहलाती है, पैरा जूलॉजी, पैरा जूलॉजी। मतलब हम इसमें अध्ययन करेंगे सामान्यतः स्पंज का, ठीक है, स्पंजेस। और स्पंज का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्पंज कहलाती है क्या, जू, पैरा जूलॉजी, ठीक है, पैरा जूलॉजी। फिर बाद में हम बात करते हैं कि ये जो स्पंज होते हैं पैराजूलॉजी इनके स्टडी को कहते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, तो ये देखो, ये होते हैं सभी जलीय, एक्वेटिक, ठीक है, जलीय, और होते हैं कैसे, सेसाइल। देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है मोटाइल और एक होता है सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है आधार से चिपके होते हैं, आधार से चिपके, और मोटाइल जो होते हैं ना वो होते हैं गतिशील, ठीक है। तो ये होते हैं क्या,
सभी जलीय होते हैं और सेसाइल होते हैं, मतलब आधार से चिपके हुए होते हैं, स्थिर होते हैं, ठीक है, स्थिर कह सकते हैं, इसके बारे में वर्ड यूज में ले सकते हैं हम। फिर बाद में बात करते हैं कि जलीय की बात कर देते हैं। तो जलीय के अंदर अधिकांश कैसे, अधिकांश कैसे होते हैं, समुद्री जलीय, समुद्री जलीय, अधिकांश होते हैं समुद्री जलीय। लेकिन इसका भी होता है क्या, अपवाद, अपवाद क्या, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला ये होता है कैसा, स्वच्छ जलीय, स्वच्छ जलीय स्पंज, ठीक है। सामान्यतः अधिकांश कैसे होते हैं, समुद्री जलीय, लेकिन इसका अपवाद होता है स्पॉन्जिला नामक एक स्पंज, जो कैसा होता है, स्वच्छ जलीय, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे, जलीय की बात कर ली हमने, एक्वेटिक हो गए, मरीन हो गए। फिर होते हैं कि कुछ होते हैं देखो एकल, कुछ तो होते हैं क्या, एकल, और कुछ होते हैं कॉलोनी रूप से बसे हुए, कॉलोनी, ठीक है। कुछ तो रहेंगे कैसे, एकल रूप में, और कुछ रहेंगे कॉलोनी बना करके। तो ये हमने बात की पहले, तो सामान्यतः स्पंज जो होते हैं वो इसमें अध्ययन किए जाते हैं संघ में, इनके अध्ययन को बोलते हैं पैराजूलॉजी। सभी जलीय होते हैं और सेसाइल होते हैं, मतलब स्थिर होते हैं, आधार से चिपके हुए होते हैं, मोटाइल नहीं होते हैं। अधिकांश कैसे होते हैं इसमें, समुद्री जलीय, जलीय की बात की ना हमने, तो अब बोलेंगे अधिकांश कैसे होते हैं, समुद्री जलीय। अब अधिकांश बोला है मतलब अपवाद भी है, तो अपवाद होगा स्पॉन्जिला, स्वच्छ जलीय स्पंज। स्पॉन्जिला जो होता है ना, ये कैसा होता है, स्वच्छ जलीय स्पंज होता है। फिर बाद में बात करते हैं, या तो एकल होते हैं या कॉलोनी बनाकर रहते हैं, अकेले भी रहेंगे और कॉलोनी में, ग्रुप में भी रह सकते हैं। फिर बात करते हैं, अकेले हो गए या फिर कॉलोनी बनाकर रहने वाले हो गए। फिर हम देखेंगे कि इन पर क्या होता है ना, बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र। इनका जो नाम है ना स्पंज, वो एक तरह से नाम दिया ही छिद्र के रूप में दिया है, ठीक है। छिद्र पाए जाते हैं बहुत सारे, खोखले से होते हैं, मतलब बिखरे हुए कोशिकाओं की तरह, जैसे कि हमने पहले जनरल इंट्रो में बात की थी, सेल एग्रीगेटेड, ठीक है, वैसे ही ये होते हैं। तो इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, जिनमें एक होता है, मतलब बहुत सारे होते हैं, अनेक ऑस्टिया, ठीक है, अनेक ऑस्टिया, जो क्या करते हैं, जल को प्रवेश करने देते हैं, एंट्री, मतलब जल और उसके साथ में जो कुछ पोषक पदार्थ वगैरह शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे ना, तो वो जिन क्षेत्रों से आएंगे उनको बोलते हैं ऑस्टिया। और एक होता है बड़ा, एक बड़ा छिद्र होता है जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम, ये होता है एग्जिट भाग, ठीक है। अनेक तो होंगे ऑस्टिया, जिनसे होकर के जल प्रवेश करेगा, और एक होगा बड़ा छिद्र जिसको बोलेंगे ऑस्कुलम। इस ऑस्कुलम से जल बाहर की ओर एग्जिट होगा, ठीक है, उत्सर्जित होगा। होता है ना किसी भी बड़ी इमारत में अपन देखते हैं, हॉस्पिटल होगा या फिर कोई भी सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल तो सब जाते ही है, सिनेमा हॉल में एंट्री अलग होती है, एग्जिट अलग होता है, बस वही सीन है। और एंट्री लेने के दो चार रास्ते हो किसी जगह, लेकिन एग्जिट सिर्फ एक हो, तो वैसा सीन है यहाँ पर। अनेक ऑस्टिया एंट्री लेंगे, और एक बड़ा ऑस्कुलम एग्जिट के लिए होता है। अभी डायग्राम से मैं इसको और समझाऊंगा आप लोगों को। फिर बाद में हम बात करते हैं इसकी सम्मिति, सम्मिति की बात करेंगे। तो देखो पहले भी हमने देखा था कि ये सामान्यतः असम्मित होते हैं, ठीक है, इनमें कोई विशेष प्रकार की सम्मिति नहीं पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये कोशिकाओं का समूह होता है, वो भी छिद्रित, ठीक है, पोरस होता है, छिद्र पाए जाते हैं बहुत सारे, कोशिकाएं बिखरी रहती है, तो ऐसे में कौन सी सम्मिति होगी इनमें, कोई सी नहीं। तो सामान्यतः क्या होते हैं,
सामान्यतः असम्मित, सामान्यतः असम्मित। लेकिन अब अपवाद तो यहां भी होगा, सामान्यतः बोला है मतलब कि अपवाद तो होना जरूरी है। तो देखो अपवाद क्या होता है इसमें, अपवाद, अपवाद में हम देखेंगे एक तो होता है साइकन, वह एक होता है ल्यूकोसोलेनिया, एक तो होता है साइकन और एक होता है ल्यूकोसोलेनिया। तो ये दो ऐसे स्पंज होते हैं ना कि इनमें पाई जाती है अरीय सममिति। अरीय सममिति, और अरीय सममिति का मतलब हम जानते हैं कि शरीर को किसी भी तल से दो बराबर भागों में काटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष तल है उसी से दो भागों में, नहीं, किसी भी तल से, ठीक है। तो इनमें पाई जाएगी अरीय सममिति। फिर बाद में हम बात करते हैं, सममिति की बात कर लिए, अब सममिति के बाद में जो हमारा पॉइंट आता है कि किस टाइप से होते हैं, तो देखो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होते हैं ये, मल्टी सेल्यूलर मतलब बहु कोशिकीय, क्योंकि एक कोशिकीय में हमने देखा था प्रोटोजोआ संघ, ठीक है, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय। फिर बाद में बात करते हैं देहगुआ, तो देहगुआ इनमें पाई नहीं जाती है, मतलब ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट, एसिलोमेट, ए देह गुही है, ठीक है। देहगुआ इनमें नहीं पाई जाती है क्योंकि जननिक स्तर इनमें नहीं पाया जाता है। जननिक स्तर बनाने के लिए सबसे पहले अपने को अंगों का विकास होना जरूरी है, अंगों का विकास जनन स्तर से होगा, तो जब अंगों का ही विकास नहीं है तो जनन स्तर क्या काम आएंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसमें संगठन जो होता है वो किस स्तर का होता है, कोशिकीय स्तर का संगठन, कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, कोशिकीय स्तर का संगठन, ठीक है। तो ये देखो पहले अपन ने कुछ पॉइंट देखे, अब पॉइंट देख रहे हैं बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं जिनमें से ज्यादा क्या होते हैं, ऑस्टिया नामक, जिनमें से जल प्रवेश करता है। एक बड़ा ओस्कुलम छिद्र होता है जिससे जल बाहर निकलता है। फिर बात करते हैं सम्मिति, सम्मिति कैसी होती है, सामान्यतः असम्मित, क्योंकि सम्मिति पाई जाने का कोई विशेष कोई गुण नहीं होता है इनके अंदर की सम्मिति पाई जाएगी, छिद्रित होते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप साइकन और ल्यूकोसोलेनिया ऐसे दो स्पंज हैं, साइकन और ल्यूकोसोलेनिया ऐसे स्पंज जिनमें अरीय सम्मिति पाई जाती है, मतलब किसी भी तल से इनको दो बराबर भागों में काटा जा सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, क्योंकि कोशिकीय लेवल यूनिसेल्यूलर एकल कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ संघ में हमने बात की थी जब जनरल इंट्रो पढ़ रहे थे, तो यहां पर आ जाएंगे बहुकोशिकीय। फिर होता है अदेहगुईय, देहगुआ होती है क्या, क्या होती है देहगुआ, उसके लिए स्पेस होना जरूरी है, बाहरी डर्म होती है जो अपनी मतलब बाहर की लेयर होती है, और आंतरिक जो आर्नाल लेयर होती है उनके बीच का स्पेस बोलते हैं देहगुआ सीलोम, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनमें कोई उत्तक लेवल का ऐसा स्तर नहीं है, ये सामान्यतः कोशिकीय स्तर संगठन होता है, ठीक है, ओनली कोशिकीय स्तर संगठन। तो अब हम बात करते हैं इसकी बॉडी वॉल की। बॉडी वॉल के अंदर ना इसके अंदर दो होंगे, एक तो आउटर और एक इनर। आउटर पार्ट जो होगा उसमें पाई जाएंगी, देखो बॉडी वॉल, शरीर की भित्ति, ठीक है, शरीर भित्ति। बॉडी वॉल में अपन देखते हैं तो बॉडी वॉल में दो होंगी, ये ले लेते हैं, एक तो आउटर, ठीक है, आउटर वॉल। ये कलर हो सकता है आप लोगों को दिखने में ना आए, तो एक काम करते हैं अपन रेड कलर ले लेते हैं। पहले बात करते हैं आउटर लेयर की, सबसे बाहरी लेयर। तो बाहरी जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हम
पिनेकोडर्म, उसको कहते हैं हम पिनेकोडर्म। सबसे बाहर की लेयर जिसमें पाई जाती है क्या, एक तो होती है पिनेकोसाइट, ठीक है, ये कोशिका होती है पिनेकोसाइट, जो कि होती है कैसी, फ्लैट, चपटी, चपटी कोशिकाएं होती है बाहर की ओर की पिनेकोसाइट। और एक होती है पोरोसाइट, पोर मतलब छिद्र होता है, ठीक है, ये छिद्र का निर्माण करने वाली, ये होती है ओवल। अब देखो याद कैसे रखोगे कि चपटी कौन सी रही है, पोरो मतलब छिद्र, छिद्र कैसा होता है, या तो गोल होगा या अंडाकार होगा, चपटा थोड़ी ना होगा, छिद्र तो या तो अंडाकार या गोल, तो पोर मतलब छिद्र, तो पोरो ओ दो बार आ रहा है इसमें, ठीक है, तो ओवल। और पिनेकोसाइट ये हो जाएगी फिर दूसरी वाली फ्लैट। तो सबसे बाहरी लेयर कौन सी, पिनेकोडर्म, जिसके अंदर एक तो होंगी पिनेकोसाइट जो चपटी होंगी, और दूसरी पोरोसाइट जो कि अंडाकार होंगी। फिर बाद में बात करते हैं अंदर वाली लेयर, इनर लेयर, ठीक है, इनर लेयर होती है कौन सी, कोएनोडर्म। और देखो ये वाली जो होती है ना कोएनोडर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। ये एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जो अपन स्पंज पढ़ेंगे उनका एक विशेष गुण है, अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है, विशेष। कोएनोडर्म में क्या होता है ना कि इसमें पाई जाती है फ्लैजिलर, हिंदी में लिख देते हैं, फ्लैजिला युक्त, फ्लैजिला युक्त कॉलर, इसको हिंदी में बोलेंगे कॉलर या कोएनोसाइट कोशिका, ठीक है, इसमें पाई जाती है क्या, फ्लैजिला युक्त कोएनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें, कोएनोडर्म, जो कि आंतरिक परत होती है, बाहरी परत पिनेकोडर्म, आंतरिक कोएनोडर्म, जिसमें बाहर में तो पिनेकोडर्म में तो होगा पिनेकोसाइट जो कि चपटी कोशिकाएं है, और उसके साथ साथ देखेंगे पोरोसाइट जो कि अंडाकार है, ठीक है, पोर छिद्र, और छिद्र होता है या तो गोल या अंडाकार। फिर देखते हैं इनर लेयर, सबसे आंतरिक, इसमें होती है कोएनोडर्म, और ये होती है फ्लैजिला युक्त, इसमें मतलब फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है, कोलर या फिर कोइनोसाइट कोशिका, या तो कहते हैं इनको कोलर कोशिका या कोइनोसाइट कोशिका। और ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस संघ का, क्योंकि कोइनोसाइट कोशिकाएं पाया जाना पोरीफेरा संघ का एक क्या होता है, स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कोएनोसाइट कोशिकाएं पाया जाना पोरीफेरा संघ का एक विशिष्ट अभिलाक्षणिक लक्षण होता है, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं, अब इनर और आउटर लेयर हो गई, तो इनके बीच में एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं मीजेनकाइमा, मीजेनकाइमा, ठीक है, ये होती है मीजेनकाइमा, ये होती है इनर और आउटर लेयर के बीच की लेयर, इन दो परतों के बीच का भाग जो जिलेटिनस होता है एक तो, ठीक है, मतलब चिपचिपे पदार्थ जिलेटिन युक्त, तो अपन कहते हैं इसको जिलेटिन युक्त मीजेनकाइमा, जो क्या है कि चिपचिपा पदार्थ होता है ये जिलेटिन, ये इसको चिपचिपाहट प्रदान करती है। ये होती है तीसरी परत, ये और मिडल, मध्य जिलेटिन युक्त मीजेनकाइमा। इसमें भी दो प्रकार की सेल्स होंगी जो होती है एक तरह से अमीबॉइड सेल्स, ठीक है, अमीबॉइड सेल्स होती है, एक तो होती है स्क्लेरोसाइट और एक होती है कौन सी, आर्कियोब्लास्ट, एक तो स्क्लेरोब्लास्ट और एक आर्कियोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट और एक होती है आर्कियोब्लास्ट। तो दो टाइप की सेल्स पाई जाएंगी किसमें, मध्य परत मीजेनकाइमा में, एक तो स्क्लेरोब्लास्ट और दूसरी आर्कियोब्लास्ट, और दोनों ही कैसी होती है, अमीबीय,
अमीबीय कोशिका। दोनों कैसी होती है? अमीबीय कोशिका। एक तो स्क्लेरोब्लास्ट और एक आर्कियोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट क्या करेगी और आर्कियोब्लास्ट क्या करेगी, तो देखो देखते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट ये क्या करती है, जो कंकाल होता है ना, कंकाल, स्पंज का जो कंकाल बनाने के लिए जो तत्व पाए जाते हैं उनका निर्माण करती है। ठीक है, तो ये करती है, काम आती है स्केलेटल एलिमेंट्स बनाने में। ठीक है, कंकालीय अवयव बनाने में। और जो आर्कियोब्लास्ट होती है इसमें विशेष गुण पाया जाता है टोटीपोटेंसी का। टोटीपोटेंसी का गुण इसमें पाया जाएगा, मतलब कि ये कोशिका नई कोशिका का निर्माण करने की क्षमता रखती है। और साथ ही साथ में इसमें बनते हैं ओवा एंड स्पर्म मेटाजोआ। स्पर्म मेटाजोआ क्या बनते हैं? टोटीपोटेंसी का गुण होता है एक तो, मतलब कि एसेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन में भाग लेगी तो ये अपने ही कोशिका से नई कोशिका बना सकती है। ठीक है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगी तो अपनी एक कोशिका से वो अपने समान दूसरी कोशिका बना लेगी, वो तो टोटीपोटेंसी हो गया। और इसका दूसरा गुण होता है कि इसमें लैंगिक जनन में भाग लेने वाले नर और मादा जननांग भी पाए जाते हैं। देखो, मादा जननांग हो गया ओवा और नर जननांग हो गया स्पर्मेटाजोआ। मादा जननांग ओवा और नर जननांग स्पर्मेटाजोआ। तो बात करते हैं कि इसकी जो आर्कियोब्लास्ट कोशिका होती है, आर्कियोब्लास्ट कोशिका जो होगी वो किस में भाग लेगी? वो लेगी जनन में भाग। ठीक है, तो ये हमने बात की पोरिफेरा में बॉडी वॉल, शरीर की भित्ति में दो परतें पाई जाती है, सामान्यतः तीन होती है। पहली आउटर लेयर जिसको बोलते हैं पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म में दो टाइप की सेल्स होती है, एक तो पिनेकोसाइट्स जो कि चपटी होती है और पोरोसाइट्स जो कि ओवल अंडाकार होती है। फिर एक होती है सबसे आंतरिक परत जिसको कहते हैं कोएनोडर्म, और कोएनोडर्म के अंदर पाई जाती है फ्लैजिला युक्त कॉलर या कोएनोसाइट कोशिकाएं। फ्लैजिला युक्त कॉलर या कोएनोसाइट कोशिकाएं। और कोएनोसाइट कोशिकाएं पाया जाना, कोएनोसाइट कोशिकाएं पाया जाना किसका? पोरिफेरा संघ का एक विशिष्ट लक्षण होता है। ठीक है, तो ये एक याद रखने का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बाद में बात करते हैं आउटर और इनर, इन दोनों लेयर के मध्य पाई जाएगी एक जिलेटिन युक्त मेसेनकाइमा। ठीक है, जो क्या करती है, अमीबा की जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसके अंदर, जिसको बोलते हैं एक तो स्क्लेरोब्लास्ट और एक आर्कियोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट याद रखने का तरीका, एस फॉर स्क्लेरोब्लास्ट और एस फॉर स्केलेटल एलिमेंट। तो स्क्लेरोब्लास्ट तो करेगी क्या? कंकालीय अवयवों का निर्माण, उसमें भाग लेगी। और आर्कियोब्लास्ट, आर्कियोब्लास्ट करेगी क्या? टोटीपोटेंसी कोशिकाओं का स्राव। तो टोटीपोटेंसी कोशिकाएं क्या होती है कि इनमें अपने ही समान नए जैसे जीव का निर्माण करने की क्षमता होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में टोटीपोटेंसी काम आ जाएगी। और साथ ही साथ में ओवा और स्पर्मेटोजोआ जो कि मादा, सामान्यतः क्रमशः मादा और नर जननांग होते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ये जनन में भाग लेगी। कैसे जनन में? लैंगिक जनन में भाग लेगी। फिर बाद में अपन बात करते हैं जो आउटर इनर लेयर है, तो उनको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूँ कि जो स्पंज होता है ना, उनके बीच के अंदर की जो गुहा होती है, स्पंज के मध्य में पाई जाने वाली जो बड़ी गुहा होती है, उसके मध्य की गुहा, उसको बोलते हैं स्पंजोसील। स्पंज की गुहा उसको कहते हैं स्पंज गुहा। ठीक है, स्पंज गुहा, या इंग्लिश में बोलेंगे स्पंजो
सील, ठीक है, स्पंजो सील, स्पंजो सील, या और इसको कहते हैं अपन पैरागैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। इसके दो नाम होंगे, एक तो स्पंजोसील और एक पैरागैस्ट्रिक कैविटी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो चलो अब बात करते हैं अपन इसके डायग्राम की। हम्म, ये देख रहे हैं अपन, ये जो बना रहे हैं ना, ये होती है क्या, इसकी सेल्स, और इन सेल्स के बीच में पाए जा रहे हैं कुछ पोर्स, छिद्र। इनके बीच में है कुछ छिद्र। जैसे कि अपन ने बताया था कि इसमें पाए जाते हैं क्या, कुछ ओस्टिया, मतलब बहुत सारे ओस्टिया और एक ऑस्कुलम, ठीक है, बहुत सारे ओस्टिया और एक ऑस्कुलम, ये इनका आधारी भाग जिससे ये चिपके रहते हैं। तो ये हो गए छिद्र क्या, ओस्टिया, जहां से जल प्रवेश करेगा। और उसके बाद में बात करते हैं एक बड़ा छिद्र ऑस्कुलम, जहां से वो एग्जिट होगा। ये जो गुहा है, इस गुहा को बोलेंगे अपन स्पंज गुहा, स्पंजो सील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और इसके अंदर की जो बात करते हैं, ये बाहर की जो लेयर है, ये होगी इसकी आउटर लेयर। ये इस तरह से पूरे स्पंज में आउटर लेयर में डिवाइडेड होगी, एक आउटर और एक इनर। तो ये हो जाती है इसकी पिनेकोडर्म, ये पिनेकोडर्म हो गई। और साथ ही साथ में अंदर की जो लेयर है, ये इसके अंदर की लेयर, इस अंदर की लेयर को, जो कि कैसी होगी, फ्लैजिलेटेड, ये होती है फ्लैजिलेटेड, ये हो जाएगी कोएनोडर्म। तो ये हो गई इसकी बाहरी लेयर और ये आंतरिक। अब साथ ही साथ में देखेंगे जो बीच की व्हाइट वाली है, इसको बोलते हैं मीजेनकाइमा, जिसमें कुछ कांटेदार संरचनाएं भी पाई जाती हैं, जिनको बोलते हैं स्पाइक्स या स्पाइक्यूल, ठीक है। तो ये बात हो गई पोरिफेरा संघ के एक एनाटॉमी की, या अपन बात करते हैं फिजियोलॉजी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि अपन बाहर बाहर से पढ़ रहे हैं। तो देखो ये जो मध्य वाली बड़ी गुहा है, इसको बोलेंगे स्पंज गुहा। बाहर की परत पिनेकोडर्म, आंतरिक परत कोइनोडर्म, और इसमें पाई जाती है कोइनोसाइट्स, जो कि एक विशिष्ट लक्षण होता है। अनेक छोटे छिद्र जिनको ओस्टिया कहते हैं, जहां से जल का प्रवेश होता है और बाहर निकलता है जल एक बड़े छिद्र द्वारा, एकल छिद्र, जिसको बोलते हैं ऑस्कुलम। तो ये हमने पढ़ा, इसका पूरा डायग्राम के साथ में देख लिया हमने सारी लेयर। अब बात करते हैं कि इसके अंदर ना एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है पोरिफेरा संघ के प्राणियों में, वाटर
ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जल संचरण तंत्र, जल संचरण तंत्र, या हम बोलते हैं इसको जल नाल तंत्र, जलनाल तंत्र। अब ये जलनाल तंत्र या जल संचरण तंत्र जो है क्या काम आएगा, ये काम आता है कि जब स्पंज क्या करता है, अपने अंदर फूड पार्टिकल्स को लेना चाहता है, ठीक है, या फिर गैसों का संवहन करना चाहता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को रेस्पिरेशन में जो काम आती है, श्वसन में। उसके अलावा परिसंचरण में इसके अंदर भोज्य पदार्थों का परिसंचरण जो होगा वो किसके द्वारा होगा, तो वो इस ही तंत्र के द्वारा होगा, जल नाल तंत्र के द्वारा। जैसे कि जल प्रवेश करेगा तो इसके साथ के साथ में कौन आएंगे, फूड पार्टिकल्स भी आएंगे, भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ भी आएंगे, और उनका उपयोग ये करने के बाद में उत्सर्जन ऑस्कुलम द्वारा हो जाएगा। तो जलनाल तंत्र और जल संचरण तंत्र भी इसका एक विशिष्ट लक्षण होता है, ठीक है। ऐसा ही एक तंत्र अपन देखेंगे इकाइनोडर्मेटा में, लेकिन वहां पर वो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, मतलब भोजन के पदार्थों को या फिर रेस्पिरेशन में काम नहीं आएगा, वो वहां पे काम आएगा उसकी सुरक्षा के लिए, इसको गति प्रदान करने के लिए। तो देखो संचरण, जल संचरण तंत्र या जलनाल तंत्र किसमें है, पोरिफेरा में, और क्या काम आ रहा है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में, श्वसन के लिए, गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है। तो फिर बाद में हम बात करते हैं आगे की इसकी। अब जैसे कि हमने देखा इसका जलनाल तंत्र तो देख लिया, पोषक पदार्थ ऐसे जाएंगे, इसकी भित्तियों के बारे में देख लिया कि बाहर की लेयर कौन सी होती है, आंतरिक लेयर कौन सी होती है। अब हम बात करेंगे इसके पाचन की, क्योंकि एक एक करके अपन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो अपन बात करते हैं इसके पाचन की। तो इसमें जो पाचन होता है वो होता है होलोजोइक टाइप का, ठीक है, कैसा, एक मिनट, होलोजोइक, इसमें पाचन होता है होलोजोइक। अब होलोजोइक पाचन क्या होता है, तो होलोजोइक पाचन होता है कि पाचन जो है वो शरीर के अंदर ही होगा, फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, ये अंदर की तरफ ग्रहण कर लेता है और उसके बाद में उसका पाचन करके उत्सर्जी पदार्थ को बाहर की ओर त्याग देता है। तो ये होता है कैसा, न्यूट्रिशन जो है, मतलब की, ठीक है, होलोजोइक टाइप का होगा, और एक साथ में होगा इसमें इंट्रासेल्यूलर, अंतरा कोशिकीय, अंतरा कोशिकीय, मतलब कि ये किसी बाहर की तरफ में नहीं है कि बाहर पाचन हो गया उसके बाद में उसको ग्रहण कर रहे हैं, नहीं, इनकी कोशिकाओं के अंदर ही क्या होगा, पाचन। तो पाचन या फिर अपन बात कर सकते हैं न्यूट्रिशन या पोषण, कैसा होगा इनमें, होलोजोइक टाइप का होगा, और दूसरा अंतरा कोशिकीय होगा। फिर बाद में हम बात करते हैं कि इनका जो कंकाल होता है, इनका जो कंकाल होता है, तो इनका कंकाल किस चीज का बना होता है, इनका कंकाल बना होता है या तो कैल्शियम आयंस का या फिर बना होता है सिलिका का, ठीक है, कैल्शियम आयंस का, सिलिका आयंस का, या फिर ये बना होगा स्पंज रेशो का, स्पंज रेशो से ये बना हुआ होगा, ठीक है। किससे बना होगा, कैल्शियम का कंकाल हो सकता है या तो, या फिर सिलिका का कंकाल हो सकता है, या फिर इनका पेशीय सॉरी स्पंज रेशे, स्पंज रेशो का बना हुआ कंकाल इनका होता है। फिर अपन बात करते हैं कि इनके उत्सर्जी पदार्थ को, क्या होता है इनका उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। तो देखो बात करते हैं ना कि उत्सर्जी पदार्थ होता है जो सामान्यतः 3 टाइप का होता है, जो कि विषैला प्रकृति का होता है। एक तो होता है यूरिया, एक होता है अमोनिया, एक होता है यूरिक अम्ल। सबसे ज्यादा विषैला होता है अमोनिया, उसके बाद में बात करते हैं उससे थोड़ा कम विषैला होता है यूरिया, और सबसे कम यूरिक अम्ल। तो अपन बात करें कि जो जलीय जंतु होते हैं, जो सामान्यतः जल में ही रहते हैं, उन जलीय जंतुओं में हमेशा उत्सर्जी पदार्थ होगा क्या, अमोनिया, अमोनिया, उनमें उत्सर्जी पदार्थों का अमोनिया, मतलब अमोनिया ही क्यों होगा, क्योंकि देखो वो रहते हैं सामान्यतः जल के अंदर, और अमोनिया जो पदार्थ है सबसे ज्यादा विषैला है, उसके उत्सर्जन के लिए, उसके निष्कासन के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। तो स्पंज भी सामान्यतः जल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, सारे जल में ही रहते हैं, अधिकांश समुद्री जल में और कुछ फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में, जैसे कि अपन ने देखा था स्पॉन्जिला। तो इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है।
पाचन या पोषण इनमें होलोजोइक प्रकार का, मतलब शरीर के अंदर होगा, अंतरा कोशिकीय होगा, कोशिका के अंदर इनका पाचन होगा। कंकाल होता है वो या तो कैल्शियम का बना होगा या सिलिका का बना होगा या फिर स्पंज रेशों का, स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होगा। उत्सर्जी पदार्थ की बात करते हैं तो इनका होगा उत्सर्जी पदार्थ क्या, अमोनिया। तो ये हमने बात कर ली पाचन, उत्सर्जन और साथ ही साथ इसके कंकाल तंत्र की। अब हम बात करते हैं इसमें जनन की। अब हम बात करेंगे इसके जनन की। तो देखो जनन की बात करते ही हमारे पास में सीधे ही 2 पॉइंट आ जाते हैं। पहला पॉइंट तो हम लेते हैं क्या, अलैंगिक जनन। पहला पॉइंट हम लेंगे क्या, अलैंगिक जनन, ठीक है। और अलैंगिक जनन में हम देखेंगे इसके अंदर कि जनन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप से इसमें होता है। पहला तो है बडिंग, बड बना करके, ठीक है, बडिंग। मुकुलन, मुकुलन विधि द्वारा जनन, इसमें जो होगा वो कैसा होगा, बाह्य। बडिंग जो बनेगी इसमें, बड जो बनेगी ना, जो मुकुल बनेगा वो कैसा, बाह्य। फिर बाद में बनता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडन, शरीर विखंडों में टूट जाता है। और तीसरा होता है इसके अंदर जैम्यूल फॉर्मेशन, जैम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, जैम्यूल फॉर्मेशन। अब जैम्यूल फॉर्मेशन, तो जैम्यूल क्या होता है, जैम्यूल होता है क्या, एक स्पेशल मास ऑफ सेल, कोशिकाओं का एक विशेष समूह होता है जो क्या करता है, विपरीत परिस्थिति आने पर, विपरीत परिस्थिति आने पर बनता है, विपरीत परिस्थिति में बनता है। और तीसरा पॉइंट होता है इसका कि ये होती है एंडोजीनस, आंतरिक मुकुल, आंतरिक मुकुलन इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। एंडोजीनस उत्पत्ति में आंतरिक होता है, तो इसके अंदर क्या होता है ना, जब विपरीत परिस्थिति है तो आंतरिक रूप से क्या होंगे, मुकुलन होने लग जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। ये आंतरिक रूप से मुकुलन होने लग जाएंगे, बहुत सारे प्रवर्ध बन जाएंगे और इसके चारों तरफ एक लेयर होगी जो कि इसको बचाएगी विपरीत परिस्थितियों से। जैसे ही परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी ये सब टूट करके और नए प्रकार के जीव बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जैम्यूल फॉर्मेशन, जैम्यूल का निर्माण। तो 3 टाइप से हो गया है लैंगिक जनन, या तो बडिंग हो सकता है, बडिंग के अंदर वो बाहर की ओर प्रवर्धित होकर के नए जीव का निर्माण कर लेगा। फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, टूट करके नए जीव का निर्माण कर दे, या फिर जैम्यूल फॉर्मेशन जो कि एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जैम्यूल, विपरीत परिस्थिति में ये बनता है और आंतरिक मुकुलन इसमें होता है, एंडोजीनस टाइप का ये होता है। फिर बाद में हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन, अब लैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं तो लैंगिक जनन के अंदर तो देखो अभी अपने को नाम आए थे, एक तो ओवा और एक स्पर्मेटोजोआ। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि लैंगिक जनन में जो निषेचन होगा, निषेचन होगा वो कैसा होगा, आंतरिक। तो पहले तो हम देखते हैं कि निषेचन कैसा होगा, आंतरिक, मतलब शरीर के अंदर होगा क्या, निषेचन। और साथ में होगा निषेचन आंतरिक और बाह्य, मतलब सॉरी बाह्य नहीं, पर निषेचन, पर निषेचन। अब पर निषेचन मतलब क्या हो गया, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस हो गया, क्रॉस रिप्रोडक्शन। अब उसमें क्या होगा ना, क्रॉस के अंदर की एक स्पंज और दूसरा स्पंज, एक स्पंज और दूसरे स्पंज में फर्क होगा, एक होगा फीमेल और एक होगा मेल। बनते तो इसमें दोनों ही है, ओवा भी बनेंगे और जो अपने नर जननांग है, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ वो भी बनेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, ये परनिषेचन क्यों होता है,
इसमें एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं अपन, पहले क्या है कि मादा जननांग का परिपक्व हो जाना, पहले मादा जननांग का परिपक्व हो जाना, प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोगाइनस के अंदर क्या होगा ना कि मादा जननांग पहले परिपक्व हो जाएगा और जो नर जननांग है वो लेट परिपक्व होगा। तो दूसरे वाले स्पंज से जो नर जननांग है वहां से उसके पास में स्पर्मेटोजोआ एंटर कर जाएंगे स्पंजोसील में, किसके द्वारा? ओस्टिया द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर प्रवेश करने के बाद में पहले स्पंज से मादा जननांग से क्रिया कर लेंगे, मादा जनन युग्मक से, ओवा। तो बात की हमने कि फर्टिलाइजेशन होता है इसमें इंटरनल एंड क्रॉस, आंतरिक होता है और पर निषेचन होता है। पर निषेचन क्यों होता है? क्योंकि इसमें कैसी कंडीशन होती है? प्रोटोगाइनस, मादा जननांग, मादा युग्मक का कह दो, चलो मादा युग्मक पहले बन जाना, ठीक है, मादा युग्मक पहले बन जाना, ठीक है, मादा युग्मक इसमें पहले बन जाता है, इस वजह से इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोगाइनस। और इस प्रोटोगाइनस कंडीशन के कारण ही इसमें क्या होता है? परनिषेचन की संभावना बढ़ जाती है। एक्चुअली होता ही परनिषेचन है। फिर बाद में अपन बात करते हैं एक और कंडीशन इसमें कि जो निषेचन होता है, लैंगिक जनन होगा, इसके बाद में कैसा होगा? ये अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष का मतलब आपको पता है कि इसके अंदर कौन बनेगा? लार्वा, लार्वा बनेगा इसके अंदर, ठीक है, लार्वा स्टेज बनेगी। लार्वा जैसे कि साइफा, साइफा नामक एक स्पंज होता है, उसके अंदर होती है एम्फीब्लास्टुला, लार्वा को कहते हैं एम्फीब्लास्टुला। और एक होता है ल्यूकोसोलेनिया जो कि सबसे छोटा स्पंज होता है, कौन? ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया के अंदर क्या होता है ना कि जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं पेरेन्काइमुला। तो इस तरह से इसके अंदर लार्वा स्टेज बनती है। मतलब पहले तो उनके अंदर क्या होगा? निषेचन हो जाएगा, निषेचन होने के बाद में ओवा और स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, पर निषेचन हो गया, निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, युग्मक बन गया। युग्मक के अंदर क्या होगा फिर? विदलन। युग्मक में विदलन शुरू होने लगेगा, तो विदलन के बाद में पहले बनेगा लार्वा, और लार्वा बनने के बाद में फिर बनेगा क्या? नए जीव। तो देखो हमने देखा अलैंगिक जनन बडिंग फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल के द्वारा, लैंगिक जनन निषेचन इसमें आंतरिक होता है और परनिषेचन होता है। परनिषेचन क्यों होता है? प्रोटोगाइनस कंडीशन, मादा युग्मक पहले बन जाने के कारण। और जनन इसमें लैंगिक जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि उसमें लार्वा स्टेज बनती है। चलो एक फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ये कि किस तरह से है ना जो निषेचन होगा और उसके बाद में क्या बनेंगे? लार्वा बनेंगे। तो देखो सबसे पहले यहां पे क्या होगा? ओवा, ठीक है, ओवा है, ओवा से यहां पे क्या होगा? पर निषेचन, पर निषेचन, और कैसा होगा ये? आंतरिक, ठीक है। दूसरे का स्पर्मेटोजोआ आएगा, स्पर्मेटाजोआ, और वो आकर के यहां पे क्या कर लेगा? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया। निषेचन होने के बाद में क्या बन गया? युग्मक, युग्मक बन गया। अब युग्मक बनने के बाद में उसमें होगा क्या? विदलन, विदलन की प्रक्रिया होगी, लेकिन विदलन की प्रक्रिया के बाद में पहले उसमें बनेगा क्या? लार्वा। लार्वा की बात करें तो कौन कौन सा लार्वा किसके अंदर? दो एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, जैसे कि साइफा, साइफा में होगा क्या? एम्फी ब्लास्टुला, ठीक है, साइफा का लार्वा होता है क्या? एम्फीब्लास्टुला। और ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, इसका लार्वा क्या कहलाता है? पेरेन्काइमुला, पेरेन्काइमुला, ठीक है, इसका लार्वा होगा क्या? पेरेन्काइमुला। साइफा का तो होगा एम्फीब्लास्टुला और ल्यूकोसोलेनिया का होगा पेरेन्काइमुला। और ल्यूकोसोलेनिया की बात करें तो ल्यूकोसोलेनिया के लिए सबसे छोटा स्पंज होता है। उसके बाद में ये लार्वा क्या करेंगे? जब
परिपक्व हो जाएंगे, परिपक्व, तो ये लार्वा बाहर निकल जाएंगे स्पंजोसील, स्पंजोसील द्वारा बाहर निकल जाएंगे, स्पंजोसील द्वारा बाहर निकल करके नए जीव का निर्माण कर लेंगे। इस तरह से पोरिफेरा संघ में लैंगिक जनन संपन्न होता है। ओवा परनिषेचन और आंतरिक स्पर्मेटोजोआ दूसरे से आएगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, युग्मक बनाएगा, विदलन कराएगा और लार्वा बनाएगा। लार्वा जैसे साइफा के अंदर तो होता है एम्फीब्लास्टुला, ल्यूकोसोलेनिया में होता है पेरेनकाइमुला। फिर परिपक्व होने के बाद में स्पंजोसील द्वारा ये बाहर की ओर निकल जाएंगे और नए जीव का निर्माण कर लेंगे। फिर बाद में अपन एक दो बात अब एक्स्ट्रा में कर लेते हैं, जैसे कि दो तीन डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से ये होते हैं और कौन से स्पंज को और क्या नाम से बोला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि अपन ने अभी बात की थी कि ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया, तो इसको कहते हैं सबसे छोटा स्पंज, सबसे छोटा स्पंज, ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया होता है सबसे छोटा स्पंज। फिर एक होता है हाइलिनोमा, ठीक है, हाइलिनोमा, ये स्पंज जो होता है ना, हाइलो, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, नाम गलत हो गया, हाइलोनीमा, हाइलोनीमा, ये होता है ग्लास रोप स्पंज। मतलब ये है ना, जो दिखता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कि तो कोई कांच की रस्सी हो, ग्लास रोप स्पंज कहते हैं इसको, क्योंकि ये ऐसी होती है इसकी फिजियोलॉजी जैसे कि कोई कांच की बनी हुई रस्सी हो। फिर एक आता है यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, ठीक है, यूप्लेक्टेला। अब यूप्लेक्टेला क्या होता है ना कि एक स्पंज होता है जिसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट, और ये काम में लिया जाता है। ये वीनस फ्लावर बास्केट क्या होती है, ये कुछ सफेद रंग के फूल होते हैं, ठीक है, जिनको जापान के अंदर क्या है कि दुल्हन को गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। तो ये होता है ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। तो ये जो स्पंज होते हैं ना, ये जापान के अंदर ब्राइडल को गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं, यूप्लेक्टेला, ठीक है, फ्लावर्स के टाइप में थोड़ा प्रेजेंट होता है, तो ऐसा लगता है जैसे वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, मतलब एक गुच्छा हो फूलों का वीनस फ्लावर का, ठीक है, एक बास्केट हो पूरा, बुके बोलते हैं ना अपन उस टाइप से। तो यूप्लेक्टेला होता है क्या, वीनस फ्लावर बास्केट, जिसको ब्राइडल गिफ्ट इन जापान, मतलब जापान में दुल्हन को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। फिर एक बात करते हैं क्लायोना, CLIONA, क्लायोना। ये जो स्पंज होता है ना इसको बोलते हैं बोरिंग स्पंज, मतलब एकदम बोरिंग होता है ये, उबा हुआ, बोरिंग स्पंज, इसको बोलते हैं बोरिंग स्पंज। लेकिन इसकी खासियत है कि ये जो मोती बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, मोती बनाने वाली फैक्ट्रियां होती है, इंडस्ट्री, पर्ल इंडस्ट्री, उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसको बोलते हैं हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री, क्योंकि ये उनको क्या है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो ये होता है क्लायोना, यूप्लेक्टेला, हाइलिनोमा, हाइलोनिमा और ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया सबसे छोटा स्पंज, हाइलोनिमा ग्लास रोप स्पंज, मतलब कि ये दिखता है कैसा, एक कांच की रस्सी की तरह। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं क्योंकि जापान में इसको दुल्हन को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। और क्लायोना होता है बोरिंग स्पंज, इसको कहते हैं हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री, क्योंकि ये मोती बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है उनके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब देखो दो तीन डायग्राम है, लास्ट में हम देखते हैं, फिर बाद में अगले आगे के जो भी होंगे फाइलम वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक अपन देख लेते हैं। ये देखो, ये इसके ऊपर पाए जा रहे हैं क्या, छिद्र, काफी सारे छिद्र, और अंतिम भाग ऑस्कुलम।
ये इसका है आधारी भाग, ठीक है। ये डायग्राम है अपने इसका साइकन का। फिर हम बात करते हैं ये जो कि एक नहाने के टब की तरह की आकृति है ना, नहाने के टब की आकृति, तो इसको बोला जाता है सामान्यतः यूस्पोंजिया, यू स्पोंजिया, जिसको और क्या कहते हैं, बाथ स्पंज, बाथ स्पंज, ठीक है। इसको बोला जाता है यूस्पोंजिया मतलब बाथ स्पंज, क्योंकि इसकी आकृति है एकदम नहाने का टब होता है ना उसके तरीके की। फिर एक अपन आखिरी देखते हैं, एक इस टाइप का होता है जिसको बोलते हैं स्पॉन्जिला। और स्पॉन्जिला के बारे में देखे बताओ अपन ने क्या बात की थी अभी। बेटा अपवाद जितने भी है ना ये सब याद कर लेना, क्योंकि अपवाद ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, अपवाद ही क्वेश्चन में नंबर दिलाते हैं। ये होता है स्पॉन्जिला, ठीक है। और ये एक फ्रेश वाटर स्पंज मतलब स्वच्छ जलीय स्पंज, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम देखे हमने, ये होता है साइकन, ठीक है। साइकन में अपने को पता हो तो अरीय सममिति पाई जाती है, अपन ने देखा था। ये होता है यूस्पोंजिया जो एक नहाने के टब के नुमा होता है, जिसको बाथ स्पंज भी कहते हैं। और स्पॉन्जिला जो कि एक फ्रेश वाटर स्पंज होता है, स्वच्छ जलीय। बाकी के कैसे होते हैं, अधिकांश मरीन वाटर मतलब जलीय, समुद्री जलीय स्पंज। तो आज के टॉपिक में हमने देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि पोरिफेरा संघ के जो भी प्राणी है उनमें क्या क्या अपवाद होते हैं, और उनकी जैसे जैसे उनको डिवाइड किया गया है पाचन के आधार पे, जनन के आधार पे, देहगुहा, और उसके अलावा उनका कोशिकीय संगठन और उसकी शारीरिकी कैसी है, ठीक है, फिजियोलॉजी उसकी कैसी है, कितनी लेयर पाई जाती है, कितनी नहीं पाई जाती है, कौन सी लेयर का क्या काम है, रिप्रोडक्शन उनमें किस टाइप से होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब कुछ हमने आज देखा। याद रखना साइफा जो होता है उसका एम्फीब्लास्टुलर लार्वा होता है, और ल्यूकोसोलेनिया जो कि सबसे छोटा स्पंज होता है उसका लार्वा होता है पेरेन्काइमुला। उसके बाद में हमने बात की स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज होता है, जबकि सारे होते हैं समुद्री जलीय। यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं, और सामान्यतः असम्मित होते हैं, लेकिन ल्यूकोसोलेनिया और साइकन इसमें पाई जाती है अरीय सम्मिति। बहुत प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा होता है ऑस्कुलम जो एग्जिट होता है, और ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं जिनमें एंट्री होती है, ठीक है। फिर बाद में बात करते हैं इसकी कैविटी होती है, उसको स्पंजोसील कहते हैं, स्पंज गुहा। और इसमें एक वाटर कैनाल सिस्टम और कोएनोसाइट सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट कोएनोसाइट सेल्स पोरिफेरा संघ का एक विशिष्ट अभिलाक्षणिक लक्षण। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया पोरिफेरा फाइलम को कंप्लीट, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सिलेंट्रेटा, और हो सका तो टीनोफोरा भी शायद हम उसमें साथ में ही देख लेंगे। तो आई होप लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो वही ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलो ताकि और लोगों को भी ये मटेरियल मिल सके पढ़ने के लिए। और उसके अलावा नए नए टॉपिक अपन लेके चलते रहेंगे, कंटिन्यू क्लासेस रहेगी। सेकंड ग्रेड की क्लासेस भी अपन टाइम टू टाइम डाल रहे हैं, अभी अपन उसमें डाइजेशन सिस्टम चालू कर रखे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे बॉटनी के टॉपिक्स भी लेंगे, तो इनको पढ़ते चलो, एग्जाम्स क्रैक करते चलो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।